तो बेटा आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ मोशनल ईएमएफ के एक दो क्वेश्चंस पढ़े थे। अब उससे आगे कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो ये एल लेंथ, ये भी एल लेंथ, ये जो एंगल है ये 37 डिग्री, ये एंगल भी 37 डिग्री। और बेटा इस पूरे सिस्टम को हम v वेलोसिटी से इस तरफ मूव करवा रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट है। ये चीज़ है। आपको ये मान लो ये पॉइंट ए बेटा, ये बी, इसको कुछ पी मान लो। आपको ए और जो पी पॉइंट है इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। तो देखो बेटा भाई, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये वाला है, यानी कि AC वाला और CP दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। तो अगर मैं AC के लिए बात करूं तो बेटा ये वाला जो इतना जो पार्ट है उस पर एक बार देखो, विजुलाइज करें। अगर हम यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और उसको अगर v वेलोसिटी से इस तरफ मूव करवाएं तो आप कैसे देखेंगे उस पर फोर्स किधर लग रहा है, v क्रॉस b। अगर अंदर की तरफ होता तो ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा था ना। v इस तरफ है बेटा, v इस तरफ है आपका, और जो b है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान लो, इसको छोड़ो। v क्रॉस b बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो a की तरफ जा रहा है। इसका मतलब a और c में से a हाइयर पोटेंशियल पर है, तो a तो हाइयर पोटेंशियल पर है, यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, और c इसके रिलेटिव नेगेटिव चार्ज पर रहेगा। अगर बेटा c और b के बीच में बात करें तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो इस तरफ जा रहा होगा v वेलोसिटी से, तो v क्रॉस b, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा। अच्छा ये इतने पार्ट की अगर बात करें तो v इस तरफ है, वेलोसिटी आपकी इस तरफ है बेटा, और क्रॉस b अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो C पॉइंट है वो हाइयर पोटेंशियल पर है और B जो P पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पर है। ये बात है। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला A और C में A इज एट हाइयर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू C। एक बात तो ये यहाँ लिख लेते हैं हम, A इज एट हाइयर पोटेंशियल, A इज एट हाइयर पोटेंशियल with respect to C and P is at lower potential with respect to P। ये हो गया बेटा। तो अब जरा AC वाले पार्ट को कंसिडर करें बेटा। तो AC वाले पार्ट के लिए हमें क्या चाहिएगा, जो EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, BV इंटू L इफेक्टिव। तो L इफेक्टिव तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट के लिए, AC वाले पार्ट के लिए, ये लेंथ है ये 37 है, 90 डिग्री है, तो दिस लेंथ कम्स आउट टू बी L साइन 37 डिग्री। ये L साइन 37 डिग्री आएगा। तो देखो बेटा कैसे लिखें जरा EMF, इसके लिए E1 लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड B V L साइन 37 इज 3/5। तो बेटा ये आया 3/5 BVL विद A एट हाइयर पोटेंशियल। तो देखो A हाइयर पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब पता है क्या होगा बेटा, कि ये जो है ये इस बैटरी की तरह काम करेगा। ये लो, ये E1 हो गया। इतने पार्ट को इस बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। इफेक्टिवली ये EMF आया है, A हाइयर पोटेंशियल पर है, तो इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उस तरफ रहेगा। अगली बात करो बेटा PC वाले पार्ट के लिए। तो PC वाले पार्ट के लिए पहले E2 लिख लेते हैं बेटा, वो क्या होगा, B इंटू V इंटू L। देखो ये 37 है, तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी बेटा, L साइन 37 डिग्री, तो 3/5, ये भी 3/5 BBL।
सी तो हाइयर पोटेंशियल पर है, तो बेटा देखो ये वाला जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। तो याद करो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था बेटा, ये कौन सा केस है याद करो, सीरीज का केस 1 है जब सेम पोलैरिटी वाले फैक्टर्स कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे बेटा जो नेट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी बेटा 3/5 BVL प्लस 3/5 BVL, इट कम्स आउट टू बी 6/5 BVL। और इफेक्टिवली आप ये कह सकते हो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है बेटा ये इस तरीके से एक्ट करेगा। ये इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया है दैट विल बी इक्वल टू 6/5 BVL। लास्ट क्लास में हमने ये जरूर पढ़ लिया था कि अगर कोई भी क्लोज्ड लूप है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप मूव करेंगे तो उसमें जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बेटा वो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या रहेगा, वो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका 0 रहेगा। द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0। नोट करो। और देखो बेटा ये बेटा एक क्या है, एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और ये कोई एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L, और उसको हम v वेलोसिटी से क्या करवा रहे हैं बेटा, मूव करवा रहे हैं। और इसकी इस समय पे दूरी क्या है, मान लो यहाँ से दूरी है बेटा इसकी A, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। आपको इस इंस्टेंट पे, ये जो गिवन इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पर बेटा आपको क्या बताना है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इस वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बेटा आप एक देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, कंडक्टर मूव कर रहा है, तो देखो जरा यहाँ पर अगर बेटा कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना बेटा। देखो V इस तरफ है और B अंदर की तरफ है, तो जो थंब की जो डायरेक्शन आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट की तरफ भागेगा। इसका मतलब P इज एट हाइयर पोटेंशियल, VP ग्रेटर देन VQ, ये हाइयर पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो हम क्या लिखें बेटा, VP माइनस VQ विल बी इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे बेटा क्या लिख सकते थे, VA माइनस VP इज इक्वल टू 6/5 VA, ऐसे लिख सकते थे। तो बेटा ये तो बिल्कुल बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, B इंटू V इंटू L, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट वायर के कारण से है, μ0I अपॉन 2πA V इंटू L। ये लो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये बेटा कोई इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर है, इस बार इनफाइनाइट वायर के सामने ये जो करंट एलिमेंट है ये इस तरीके से रखा हुआ है, और ये यहाँ से बेटा A दूरी और इसको ये V वेलोसिटी दी है, ये बेटा P पॉइंट और ये Q पॉइंट। आपको इन दोनों पॉइंट्स, इस रॉड के जो दो एंड्स हैं, इस कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं P और Q, उसके अक्रॉस आपको क्या बताना है, उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। देखें जरा आप, तो भाई यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड तो है, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे जैसे आप P से Q की तरफ आएंगे, देखो इस वाले पार्ट में बेटा क्या था, हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, लेकिन इस वाले पार्ट में हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो अलग अलग है।
देखो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस से अगर मैं याद करूं V ऊपर की तरफ और B अंदर की तरफ है, तो बेटा देखो आप पॉजिटिव चार्जेस इधर एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जो P पॉइंट है वो हाइयर पोटेंशियल पर होगा, तो क्या होगा बेटा VP ग्रेटर देन VQ, ये समझ में आ गया है मुझे। लेकिन मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, पहले मुझे हर एक छोटे से एलिमेंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ से एक काम करो, x दूरी पर क्या कर लेते हैं बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी विड्थ dx है। जब भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल आएगा, यही रास्ता है, यही अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, कि मैं कोई एक एलिमेंट एज्यूम करूं और फिर उसके थ्रू क्वेश्चन को आगे करना शुरू करूं। देखो बेटा dv, ये मैं जो पोटेंशियल डेवलप है उसकी बात कर रहा हूँ। इस छोटे से एलिमेंट में यहाँ पे जो भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। ये तो बेटा क्या हो गया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना। हम क्या लिखते हैं, BVL। तो बेटा जो V है वो तो वेलोसिटी है और जो L है वो इसकी लेंथ है, दैट विल बी dx। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी अपॉन 2π, और बेटा ये हो गया dx अपॉन x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो x की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, a से शुरू होगी, a प्लस एल तक जाएगी। और जब a होगा तो उस टाइम पे पोटेंशियल Vp है, और जहाँ पर लेंथ a प्लस हो जाएगी उस पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल है दैट इज Vq। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, Vq माइनस Vp विल बी इक्वल टू, देखो बेटा म्यू नॉट आई वी अपॉन 2π, ये तो आपका कांस्टेंट आ गया। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो ln x होगा, नेचुरल लॉग x, वो a से a प्लस एल बेटा। सो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2π ln अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट बेटा। ये वैल्यू आपकी आ गई। या ऐसा करो कि इसको है ना यहाँ पे कुछ लिमिट्स वगैरह मत रखो, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी उससे। ऐसे रखो कि ये डेल्टा वी आया था, ये तो आपका क्या आया था बेटा, ये ऐसा मानो डेल्टा वी आया था, ये मैग्नीट्यूड आया है। लेकिन आप ये जानते हो कि P हाइयर पोटेंशियल पर है, Q लोअर पोटेंशियल पे है, तो आप उसको ऐसे लिख दो Vp माइनस VQ, और ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। क्योंकि हम ये देख चुके हैं ना कि भाई कौन सा हाइयर पोटेंशियल पे और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस केस में बेटा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने निकाल लिया, वो कितना आने वाला है। और देखो देखो बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे हमने कोई एक स्क्वायर लूप रख दी, और इसको v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं इसे। मान लो ये स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ क्या है बेटा, l लेंथ है, और ये यहाँ से a दूरी पर है। ऐसे समझें जरा। आप यहाँ से देखिए बेटा, ये जो स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप के 4 हिस्से हैं। पहली बात तो ये, इस स्क्वायर लूप के कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि जब भी आप ये कहते हैं कि क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो क्लोज लूप है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है, ये बात बोलने से पहले ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लेना, ये चीज़ ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो उस केस में क्लोज लूप के अक्रॉस ईएमएफ 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो बेटा कि इस लूप के अंदर 4 हिस्से हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैं कहता हूँ कि जितना EMF 1 वाले पार्ट में और जितना EMF
3 वाले पार्ट में इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू 0 है। उसका कारण क्या है बेटा कि जो डायरेक्शन, देखो बेटा यहाँ पे जो डायरेक्शन कंडक्टर की है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोमेंट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा। हम कैसे लिखते थे, याद करो, डीएल क्रॉस वी लिखते थे। तो डीएल क्रॉस वी की अगर आप बात करो तो डीएल भी बेटा इसी डायरेक्शन में है और वी भी इसी डायरेक्शन में है ना। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर वी और एल या वी और आई या वी बी और एल अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यानी कि इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हुआ। ठीक है। अब एक बात देखो, अब बच गया आपका 4 और 5। तो 4 बेसिकली क्या चीज़ है, इस तरह का कंडक्टर रखा हुआ है और ये ऐसे मूव कर रहा है जैसे कि ये वाला कर रहा था। तो इस वाले केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या वैल्यू होगी, वो ये वैल्यू होगी और ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पर होगा। लेकिन चाहे ये वायर यहाँ रखा हो चाहे यहाँ रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये जो सर्किट, अच्छा वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा है ना, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, वो वैल्यू तो यही होगी जो अभी आपने निकाली, म्यू0 आई वी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल ओवर ए। इतना तो हो गया। लेकिन अब इसको जरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करो बेटा। ये सर्किट ऐसा बनेगा भाई, इस वाले पार्ट के अंदर तो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इधर कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं हुआ और इस तरफ हुआ। तो आप अगर जरा इसमें क्लोज लूप में चले, प्लस ई माइनस ई इज इक्वल टू 0, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। इस केस में भी बेटा नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0, वो 0 आ गया। कारण क्या हुआ कि इन दोनों हिस्सों में तो हुआ नहीं और जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इस वाले वायर में होगा उतना ही यहाँ होगा और पोलैरिटी इस तरह से आएगी। तो आप देखो इधर से आप बाहर आओगे तो प्लस ई और यहाँ पे माइनस ई, तो ओवरऑल नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे भी क्या हुआ, वो 0 हुआ। और देखो बेटा वही बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बेटा। ये एल लेंथ है और ये बेसिकली क्या है, एक स्क्वायर लूप है यहाँ रखा हुआ है। इस बार इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ वेलोसिटी। जो आपने इसको इस बार इधर वेलोसिटी दी है तो एलिमेंट देखो, एलिमेंट नंबर 1 2 3 और 4। इस बार क्या हो रहा है कि एलिमेंट नंबर 4 और एलिमेंट नंबर 2 इन दोनों की डायरेक्शन, इन दोनों की लेंथ की डायरेक्शन v के अलोंग है। तो इन दोनों के कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो E2 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। लेकिन अब कहाँ कहाँ होगा, एक तो इस वाले वायर में और इस वाले वायर में। तो एक एक करके देखो बेटा। इसको मान लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो 1 होगा। पॉलरिटी देख लेते हैं, कहाँ पॉलरिटी कैसे होगी बेटा। V इस तरफ है और देखो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस आएगा। दोनों वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप यहाँ पे देखो बेटा क्या है, V इस तरफ है और B नीचे की तरफ है, B अंदर की तरफ है। तो इस पर ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर। तो E1 की वैल्यू क्या लिखे बेटा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू0 I अपॉन 2 पाई A V इंटू बेटा इसकी जो लेंथ है वो लेंथ L है। वो तो ये आ गया। जो दूसरे वाला जो पार्ट है E3 जिसको मैं लिख रहा हूँ, E3 पे देखो बेटा सेम वही कहानी होगी। ये हायर पोटेंशियल पर मिलेगा, ये लोअर पोटेंशियल पर मिलेगा। म्यू0 I अपॉन इसके कारण से यहाँ पे टोटल लेंथ होगी A प्लस L, तो 2 पाई A प्लस L V इंटू L। तो अल्टीमेटली देखो ये सर्किट ऐसा बनेगा बेटा, ये हायर पोटेंशियल पे ये E1 हो गया और ये इस तरह से ये E3 हो गया बेटा।
तो जो नेट ईएमएफ आएगा ई नेट दैट विल बी इक्वल टू बेटा E1 माइनस E3। E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई, ये तो बेटा कॉमन आ गया, और ये हो गया 1 अपॉन ए माइनस 1 ओवर ए प्लस एल। तो दिस विल बी योर आंसर, म्यू नॉट आई वी एल ए प्लस एल माइनस ए। तो बेटा ये क्या हो गया आपका एल ओवर ए इंटू ए प्लस एल, जो भी है आंसर इस फॉर्म में आएगा। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। देखो बेटा और बढ़िया सा एक क्वेश्चन करते हैं। ये लेंथ मान लेते हैं, लेटेस्ट से ये लेंथ 8 मीटर है बेटा, और यहाँ पर एक स्क्वायर लूप रखिए, ये स्क्वायर लूप है। इस स्क्वायर लूप की लेंथ आप मान लो कितनी है बेटा 2 मीटर लेंथ है, और इस स्क्वायर लूप को आप इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका कितना 3 टेस्ला। ये जो स्क्वायर लूप है, कंडक्टिंग लूप जो है, हम इस इंस्टेंट पर माने कि t इक्वल टू 0 पर इस रीजन के अंदर एंटर करवाना शुरू कर रहे हैं, और फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा उधर से। आपको बेटा क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ, एक तो आपको फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाना है, और दूसरा बेटा आपको करंट टाइम ग्राफ बनाना है। 2 बातें आपको करनी है। तो पहले देखो कि फ्लक्स का क्या खेल होगा बेटा, कि पहले क्या होना शुरू हो रहा है बेटा, ये अंदर एंटर होना शुरू हो रहा है, तो इसके थ्रू क्या होगा, फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा। तो जब ये अंदर एंटर करना शुरू होगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया, तो ये बाहर की डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बाहर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो बाहर के डायरेक्शन में जब जनरेट करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन है ना, जब वो इनवर्ट जा रहा है, इनटू प्लेन जा रहा है, तो उस टाइम पे बेटा जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। एंड ड्यूरिंग कमिंग आउट, जब वो बाहर की तरफ आ रहा होगा बेटा, उस टाइम पे देखो कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में घट रहा है, तो इस बार वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही डेवलप करने की कोशिश करेगा। जब बाहर आएगा, तो जो बाहर आ रहा होगा तो बेटा डायरेक्शन आपकी क्या आएगी, वो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज आ जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो ये समझो कि 2 मीटर पर सेकंड का खेल है, तो एक बात तो ये होगा कि एक पहला हिस्सा जो इस क्वेश्चन का बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, टाइम 0 से 1 सेकंड के बीच में। एक्चुअल में इस लूप को बेटा 2 मीटर पर सेकंड से जाना है, पूरी की पूरी लूप कितने टाइम में एंटर कर जाएगी, वो 1 सेकंड में एंटर कर जाएगी, क्योंकि उसको इस 2 मीटर को एंट्री करवानी है और 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो ये जो पूरी की पूरी लूप है ये 1 सेकंड के अंदर क्या कर चुकी होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर चुकी होगी। एक बात तो ये हो गया। उसके बाद बेटा ये देखो 2 मीटर पर सेकंड से अब इसका ये वाला हिस्सा यहाँ का पहुँच जाएगा, ये 4 सेकंड में पहुँच जाएगा। भाई टोटल 8 मीटर की लेंथ कवर करनी है इस वाले हिस्से को, और 2 मीटर पर सेकंड से, तो 4 सेकंड इसको लगेंगे। तो यानी कि एक तो 0 से 1 के बीच में बेटा, और अगला जो पार्ट बनेगा वो 1 से 4 सेकंड के बीच का बनेगा। उसको 4 सेकंड यहाँ के बाद, यहाँ से उसको कितना चाहिए बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 सेकंड का समय उसको चाहिए होगा। t इक्वल टू 0 पर एंटर करना शुरू किया था, लेकिन 1 सेकंड में पूरी एंटर कर चुकी है। t इक्वल टू 4 पे निकलना शुरू हो जाएगा, और फिर से 1 सेकंड और लगेगा उसको, तो एक और हिस्सा बनेगा इसका बेटा 5 पे, और फिर t ग्रेटर देन 5 पे। इन 3 पार्ट में, इन 3 टाइम इंटरवल्स में हमें फ्लक्स और करंट की बात करनी पड़ेगी। तो पहले बेटा जब वो एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे मैं डायरेक्शन ऑफ करंट तो देख चुका हूँ कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये हम देख चुके हैं।
दोनों ही केस में जब वो एंटर कर रही है लूप और जब वो बाहर आ रहा है तो बेटा दोनों ही केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऑपोजिट है। एक में अगर पॉजिटिव मानते हो तो दूसरे में अपने आप क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। तो जब वो एंटर कर रहा होगा बेटा किसी भी टाइम पे, देखो जरा, तो उस केस में क्या होगा, एंटरिंग के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इतने पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। ये लेंथ आपकी कितनी है, ये तो 2 मीटर लेंथ रहेगी। अगर ये आप 2 मीटर पर सेकंड से एंट्री करवा रहे हो और टी समय की बात कर रहे हो तो ये लेंथ बेटा 2t हो चुकी होगी। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये टाइम बेटा 0 से 1 के बीच का, ये बात ध्यान रखना। चलो, और भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है आपका कितना, वो 3 टेस्ला, 3 टेस्ला। तो 0 से 1 सेकंड, बेटा मैं पहले इंटरवल में बात कर रहा हूँ, जब 0 से 1 सेकंड के बीच में, तो जो आपका फ्लक्स की वैल्यू आएगी, फ्लक्स कैसे लिखोगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वो तो 3 है, और बेटा इसका इतने पार्ट का एरिया कितना होगा, 2 इंटू 2t। तो बेटा ये तो हो गया आपका 12t, ये तो फ्लक्स आ गया। और फ्लक्स आ गया तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल लेता हूँ, वो क्या होगा, d∅/dt। तो बेटा ये 12 आ गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। हमसे करंट की बात की तो ये भी मान लो कि चलो ये जो लूप है आपकी, इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम ही मान लो। तो इसका रेजिस्टेंस अगर 3 ओम है तो बेटा इस टाइम पे जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू 12/2, दैट इज 6 एम्पियर। और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो लेट अस से कि इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लो। मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। चलो अब अगला हिस्सा देखो इस क्वेश्चन का कि बेटा जब t की जो वैल्यू है 1 से 5 सेकंड के बीच में, 1 से 4 सेकंड के बीच में जब रहेगी, 1 से 4 सेकंड के बीच में जो लूप है वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। फ्लक्स यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 3b है ना बेटा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो b है और उसका एरिया कितना है कुल मिलाकर के 2 इंटू 2, वो बेटा 12 रहेगा, 12 फिक्स्ड है। ईएमएफ अगर ये कांस्टेंट है बेटा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू d∅/dt एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जो करंट इंड्यूस होगा इस पार्ट में वो भी 0 ही होगा। ठीक है, आगे देखो। अब बेटा जब वो, अब बात करते हैं 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में ये जो इंटरवल होगा, इस इंटरवल में क्या होना शुरू होगा बेटा, यहाँ पे अब ये निकलना शुरू होगा बाहर की तरफ, ये लूप बाहर की तरफ निकलना शुरू होगी बेटा। तो बाहर की तरफ जब ये लूप निकलना शुरू होगी तो जिस रेट से फ्लक्स बेटा क्या हुआ था, बढ़ा था, उसी रेट से इस बार फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। और जो इंड्यूस्ड जो करंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड वही आएगा जो कि एंट्री करते टाइम पे आया था। यानी कि इस पार्ट में बेटा आपका जो करंट जो इंड्यूस होगा इस केस में, वो इंड्यूस कैसे होगा, वो -6 एम्पियर आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पहले वाले केस से ऑपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, अब आप इसको जो आप फ्लक्स की इक्वेशन भी अगर लिखना चाहो तो देखो कैसे लिखोगे, ऐसे समझो बेटा कि ऑलरेडी इसमें जब ये लूप पूरी की पूरी थी तो फ्लक्स कितना था, फ्लक्स 12 था, 12। अब फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स किस रेट से घटेगा, जितना जितना पार्ट ये बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है। तो इतने इतने पार्ट अगर ये अंदर होता तो फ्लक्स कितना होता, वो माइनस कर देते हैं। तो देखो कितना होगा बेटा, ये 2m इंटू 2t इंटू 3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, 12t हो जाएगा, 12 माइनस 12t। तो यहाँ से दिख भी रहा है कि फ्लक्स जो है वो इस तरीके का आएगा। अब बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो जो मैथमेटिकल जो पार्ट था वो हमने कर लिया, अब इसका सिर्फ क्या प्लॉट करना रह गया है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना रह गया, वो ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो तो ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो इंटरवल्स बना लेते हैं एक बार। देखो पहले फ्लक्स और टाइम का ही बना लो, कोई बात नहीं।
इधर फ्लक्स और इस तरफ टाइम, t इक्वल टू 1, 1 से 4 बेटा, फिर 4 से 5। 0 से 1 वाली सेकंड के अंदर बेटा फ्लक्स और टाइम के बीच में लीनियर रिलेशन है विद पॉजिटिव स्लोप। तो बेटा इस तरीके का ग्राफ आएगा। t इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या हो चुकी होगी, ये 12 हो चुकी होगी। 1 से 4 वाले पार्ट में ये कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है बेटा, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है सेम रेट से। ये लो, ये तो आपका फ्लक्स का ग्राफ आ गया। और भाई आपको ग्राफ बनाना है और किस किस के बीच में, करंट और टाइम के बीच में। तो करंट देखो बेटा, जो 0 से 1 सेकेंड वाला जो इंटरवल है उसमें करंट की वैल्यू है 6 एम्पियर, ये लो 6 एम्पियर। इस वाले पार्ट में फ्लक्स कांस्टेंट है और इस वाले पार्ट में बेटा क्या होगा, -6 एम्पियर करंट है, ये -6 एम्पियर। ये आपका करंट और टाइम के बीच का ग्राफ आ गया ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये लो इस फॉर्म में ग्राफ। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन। आप वो भी ट्राई करेंगे कि कोई स्क्वायर लूप अंदर एंट्री कर रही है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये इसका बेटा करंट और टाइम के बीच का, और ये फ्लक्स और टाइम के बीच का इसका ग्राफ बन गया आपका। नोट करो, और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ऐसे नोट करो इसको जल्दी से। देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं। ये इस बार बेटा मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे रीजन के अंदर है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आगे तक भी है। यहाँ पे इस बार लूप जो हमने है वो ऐसे रख दी है, ये 4 मीटर, ये जो लेंथ है ये भी 4 मीटर, और इसको इस बार अंदर एंट्री करवा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। आपको फिर से फ्लक्स और टाइम और करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। देखो बेटा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखें। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भैया क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो लूप है, ये जो ट्राइंगुलर लूप जो है वो कितने समय में एंटर कर जाएगी बेटा, 4 मीटर को लेंथ को एंटर करवाना है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करवाना है, तो जो समय आएगा वो कितना आएगा, वो 2 सेकंड का समय आ जाएगा। और उसके बाद तो क्या होगा, फ्लक्स कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो अनंत रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। तो बेटा इसका क्या होगा, एक टाइम इंटरवल तो जो आएगा वो 0 से 2 सेकंड के बीच का आएगा, और दूसरा 2 से ज़्यादा का आ जाएगा। तो जब देखो ये जब एंटर कर रहा होगा इस फील्ड के अंदर, मान लो किसी भी टाइम t में, तो एक बात तो देखो बेटा, ये ऑलरेडी कितना लेंथ एंटर कर चुका होगा, ये स्पीड इंटू टाइम यानी कि 2 इंटू टी एंटर कर चुका होगा। इतने इतने पार्ट की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं कि इतने इतने जो पार्ट है इसका मुझे एरिया चाहिए होगा, और इसका मुझे फ्लक्स मतलब फ्लक्स चाहिए, तो एरिया भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड रख लो, कितना मान लो 2 टेस्ला ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला हमने मान लिया। अब इतने इतने पार्ट का बेटा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप एक बात देखो कि ये कैसे ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 4 है। तो होगा क्या कि अगर ये 2t लेंथ है तो मुझे ये वाली लेंथ देखनी पड़ेगी बेटा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये एंगल तो 45 रहना ही है। ये 2t है तो बेटा ये लेंथ भी कितना होगा, ये लेंथ भी 2t हो जाएगा। तो इस केस में जो फ्लक्स आपका आएगा ड्यूरिंग एंटरिंग बेटा वो कैसे लिखा जाएगा, b इंटू इसका एरिया बेटा। तो एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ
बेस इंटू हाइट, ये आएगा बेटा। तो फ्लक्स आपका आ गया बेटा कितना, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4t²। और जब फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया है तो बेटा मैं करंट का एक्सप्रेशन भी निकाल लेता हूँ, या पहले ईएमएफ इंड्यूस का निकाल लो। दैट विल बी इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मॉड ऑफ d∅dt। तो बेटा ये आ गया आपका 8t, ये आ गया। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, क्रॉस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। जब लूप अंदर जा रही है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो करंट की जो डायरेक्शन आई वो एंटी क्लॉकवाइज आई। इस लूप का रेजिस्टेंस भी मान लो बेटा कि लेटेस्ट से कि रेजिस्टेंस आपका कितना है, 2 ओम है। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, 8t/2, दैट इज 4t एम्पियर। इसके बाद वाले पार्ट की बात करें, यानी कि t ग्रेटर देन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड से ज़्यादा में तो क्या होगा, ये लूप पूरी की पूरी एंटर कर चुकी होगी, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्लक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कैसे हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड 2 हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये तो बेटा कितना हो गया, ये आपका 16 हो गया। और अब जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी 0, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं बदल रहा। d∅dt क्या है, वो 0 है। इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं बेटा, देखो ये फ्लक्स और इस तरफ टाइम, t = 0 से 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड में आप देखो कि फ्लक्स कैसा है, 4t², पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और उसके बाद भी फ्लक्स आपका हो गया कांस्टेंट। तो इस तरीके का ग्राफ आपका बनेगा, और कांस्टेंट फ्लक्स की वैल्यू है 16 वेबर। दूसरा जो ग्राफ बनाना है वो आपको बनाना है बेटा I और T के बीच का, उसी इंटरवल के अंदर। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। करंट की वैल्यू जो आ रही है आपकी, करंट किसके बराबर आ रहा है बेटा, 4t, यानी कि कैसी लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी। और t = 2 पर जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू 8 एम्पियर। और उसके बाद बेटा जो फ्लक्स कांस्टेंट है तो करंट 0 हो जाएगा। ये ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, फ्लक्स का और टाइम का, और करंट का और टाइम का, जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी बात कर रहे हैं बेटा, उनके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, देखें जरा आगे। देखो ये बेटा 2 पैरेलल कंडक्टिंग रोड्स हैं, और इनके बीच में लेंथ मान लेते हैं कितनी, L, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। इसको लेटेस्ट से कि आप v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हो, एंड लेट कैपिटल R बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड। और बेटा ये जो रेल है इसको मैं क्या मान लिया मैंने, इसका 0 रेजिस्टेंस मैंने मान लिया है। अगर क्वेश्चन के अंदर इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस कंसिडर करने को दिया जाए तो वो मैं इसी रेजिस्टेंस में जोड़ दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो ये v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये देखो बेटा जरा, भाई एक बात तो ये देखो बेटा, ये ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर
ये जो रॉड है यहाँ से कितनी दूरी पर है बेटा, x दूरी पर है, और इसने कितना मोशन किया है, इसने dx मोशन किया है। इसने कितना मोशन किया है, dx मोशन किया है बेटा। तो अगर फ्लक्स की बात करें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो बेटा फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B, और बेटा ये एरिया क्या होगा, L इंटू एक्स। भाई ये जो अंदर अंदर जो एरिया है वो कितना है, वो L इंटू एक्स है। मुझे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, दैट विल बी इक्वल टू मॉड डी फाई बाई डी टी। तो ये होगा बेटा d बाई डी टी ऑफ B इंटू एल इंटू एक्स। B और L तो कांस्टेंट है, और ये हो गया भाई dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है। तो बेटा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ये भी B इंटू वी इंटू एल आ गया। अब जरा देखते हैं कि कौन सा हाइयर पोटेंशियल पर, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर। ऐसे देख लो, ये इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ आप लेकर के जा रहे हो बेटा, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किस तरफ लग रही है, वो ऊपर की तरफ लग रही है। तो बेटा पता है ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये मान लो कि इस पूरी लूप का जो रेजिस्टेंस है आपका, वो रेजिस्टेंस R है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू BVL आ गई। अगर इस टाइम पे कोई ये पूछे कि इसमें करंट कितना बहेगा, तो हम लिख देंगे BVL बाई उसका रेजिस्टेंस R, ये लिख दिया। ये तो एक पार्ट हो गया। अच्छा, करंट किस डायरेक्शन में बहेगा ये भी देख लो भाई। ये तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और भी जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ गया, है ना। तो अब जो यहाँ पर जो बेटा करंट जो फ्लो कर रहा होगा, करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा। आप इसको लेंज लॉ से भी देख सकते थे कि इस रीजन के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, बाहर की तरफ इंड्यूस करेगा ये। तो डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, और यहाँ से बैटरी से पता लग गया। तो आप देखो कि सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो एक्चुअल में बैटरी में तो करंट लो पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल ही फ्लो करना चाहिए, वही हो रहा है। और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। तो ये तो बेटा आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड करंट की आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। आप बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो कि बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो बेटा लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पे काम कर रहा है। ये जो रोड है ये एक बैटरी की तरह काम करेगी। यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो रोड है, दिस रोड एक्ट्स एज बैटरी फॉर दिस केस, बैटरी सॉरी कंडक्टिंग रॉड एक्ट्स एज ए बैटरी, वो एक बैटरी की तरह काम करेगी। और भाई बैटरी के अंदर क्या होता है, इनसाइड बैटरी current flows from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। लोअर से हाइयर पोटेंशियल फ्लो करेगा, और बाहर वाले सर्किट में हाइयर से लोअर फ्लो करेगा। ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये बात होगी। तो बेटा अब एक बात देखो यहीं पर कि ये क्या केस होगी, एक नई चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। नई चीज़ तो क्या आपके लिए नहीं है कि ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसमें अब करंट बहना शुरू हो गया, करंट बहना शुरू हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हमसे ये कोई पूछ सकता है कि भैया उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस रॉड। पहले तो वो देख लो कि वो किस तरफ लग रही होगी मैग्नेटिक फोर्स बेटा। उसका फॉर्मूला क्या है, DL क्रॉस B। करंट यहाँ है और B अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर पीछे की तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है।
ये इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। तो वो जो रोड पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बेटा, उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको B इंटू आई इंटू एल लिखा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो B है, करंट जो इंड्यूस हुआ है वो हुआ है आपका BVL बाई कैपिटल R इंटू एल। तो बेटा ये आपका आ जाएगा B स्क्वायर V इंटू एल स्क्वायर बाई R। ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। सवाल में बेटा ये भी पूछा जा सकता था, देखो सेम यही सवाल है, इसमें एक क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले मेंस टाइप में, नीट टाइप में, कि इस रॉड के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि आप इस रोड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा पाएं। अब हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे इस केस में, अगर आप बात करें कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट थोड़ी रह जाएगी ऐसे, कारण क्या है कि इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा तो ये स्पीड धीरे धीरे घट रही होगी। अगर आपको इतनी स्पीड के साथ इसको मूव करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इतनी फोर्स, ये जो आपने FB जो निकाला है वो इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये रोड क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता था, तो उसका आंसर भी सेम यही आएगा। क्या आंसर आएगा, दैट विल बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय कैपिटल आर। आर जो है बेटा इसका क्या है, आर इसका रेजिस्टेंस है। आप इसको पूरी क्लोज लूप का रेजिस्टेंस भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो बेटा, जो पूरी जो क्लोज लूप है उसका रेजिस्टेंस भी मान सकते हो कैपिटल आर। ठीक है, तो और ये हम देख लेंगे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। इसमें चलो एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये जो रॉड थी बेटा, है ना, ये जो हम अभी जो ये रोड मान रहे थे, इस रोड पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया ना, इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड थी और हमने देखा था कि इस तरफ क्या लग रहा है बेटा, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो ये रहा। तो अगर हमसे कोई कहे कि वेलोसिटी का फंक्शन बता दो, ये कि वेलोसिटी का कैसे फंक्शन बनेगा ये, तो देखो कैसे लिखेंगे। फोर्स की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास बेटा, कितनी आई थी वो, B स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये वेलोसिटी जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता लग जाए। सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है। फोर्स अगर मैं निकाल चुका हूँ तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ, m इंटू ए, तो B स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ B स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम इंटू आर। तो ये जो एक्सेलरेशन है, मुझे इसकी मदद से क्या चाहिए, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन। ए को क्या लिख देते हैं बेटा, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू वी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई वी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपने पास आ जाएगा। देखो इंटीग्रल डी वी बाई वी इज इक्वल टू बी स्क्वायर रहेगा बेटा यहाँ पे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटीग्रल डी टी, और मान लो t इक्वल टू 0 पे इसके वेलोसिटी क्या थी बेटा, वो मान लो v नॉट वेलोसिटी थी, v नॉट ही मान लो। किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी मान लो कितनी है, v वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, तो बेटा ये तो dv बाई v, इसका तो क्या होगा इंटीग्रेशन ln v नॉट से v, b स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर, और ये हो गया बेटा t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। ठीक है, तो अच्छा एक सेकेंड ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो एक्सेलरेशन जो ये आया है, ये जो फोर्स जो आया है, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी से ऑपोजिट है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन में लगा लेता हूँ साथ साथ, है ना। जो बेसिकली ये जो फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स है ना बेटा, तो वी विल पुट ए नेगेटिव साइन, वी विल पुट ए नेगेटिव साइन।
तो बेटा ये यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे इसको, v बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर, ये सब काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी, और वेलोसिटी का बेटा एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। ये आया बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसका बनेगा। इसका कैसा ग्राफ बनेगा, इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा बेटा, ये ध्यान रखना है आपने। क्लियर है सभी को, ये कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का पार्ट है और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज रोटेशनल ईएमएफ। यानी कि रोटेशन के कारण से जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो क्या होगा बेटा, रोटेशनल के कारण से क्या होगा, जो ईएमएफ डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड रोटेशनल ईएमएफ। उसी को क्या कहा जाएगा, उसको रोटेशनल ईएमएफ कहा जाएगा। ठीक है, देखें जरा, मान लेते हैं कि ये कोई रॉड है और इसको बेटा यहाँ पे हिंज कर दिया, हिंज्ड, इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है हमने, और लेटेस्ट से कि इसको हम क्या करवा रहे हैं बेटा, ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में। तो अब ये भी तो क्या कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा होगा। और यहाँ पे अगर बात करें, देखो किस तरीके से करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि x दूरी के ऊपर बेटा एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, जिसकी विड्थ क्या मान ली हमने, dx मान ली। ये जो छोटा सा जो एलिमेंट होगा बेटा, ये छोटा सा एलिमेंट इस टाइम पे इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो तो इस तरफ होगी, और लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, r ओमेगा। तो r की वैल्यू यहाँ बेटा x है, तो ओमेगा इंटू x, ये v की वैल्यू हो गई। तो अब तो क्या होगा कि कोई भी एक करंट, ये जो एलिमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो बेटा यहाँ पे जो स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, b इंटू इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, ओमेगा x, और इसकी लेंथ कितनी है, वो dx आ गई। सिंपल BVL वाला फॉर्मूला यूज किया जो हमने पहले यूज किया था, इसको लीनियर वाली जो है उस मोशन में बदल लिया है, ट्रांसलेटरी मोशन में बदल लिया है इसको। तो बेटा जो नेट ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, b ओमेगा x dx। x की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगी बेटा, इसकी लेंथ आप मान लो, इस रॉड की लेंथ l है, तो जो ये EMF इंड्यूस हुआ दैट विल बी इक्वल टू b ओमेगा इंटीग्रल x dx 0 से l। तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट हाफ ऑफ b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो आप ये भी देख लो एक बार कि भैया कौन सा एंड पॉजिटिव पे और कौन सा एंड नेगेटिव पे जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई भी चार्ज है बेटा, तो जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए v इस तरफ है, तो आप ऐसे देखो बेटा v क्रॉस b, तो पॉजिटिव चार्जेस सब इस एंड की तरफ आ रहे हैं बेटा, इस एंड को नाम रख देते हैं p और इसका q। तो इसका मतलब बेटा ये होगा कि vp माइनस वी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ b ओमेगा l स्क्वायर। तो अगर किसी भी रोड को आप क्या करेंगे बेटा, आप उसको घुमाएंगे, ओमेगा से घुमाएंगे, एल लेंथ को घुमाएंगे, तो एक बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला आएगा Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ b ओमेगा एल स्क्वायर। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पॉइंट है P पॉइंट, यह उस पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए, यह उस पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए जो पॉइंट हिंज्ड है।
और दूसरी बात एल क्या चीज़ है, एल इज लेंथ बिटवीन पी एंड क्यू। ये जो P और Q पॉइंट जो आपका है बेटा, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या है, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या है, लेंथ है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। और इसको कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब इस पे बेस जो क्वेश्चंस जो होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ये आप इसको अच्छे से कर लें। थैंक यू।